हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया, जिसमें पाठ श्री राम की बाल लीला। इस पाठ के हमने एक्सप्लेनेशन, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और व्याकरण बोध भी पिछले वीडियोस में समझ लिया है बहुत अच्छी तरह से। तो आज इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काव्य सौंदर्य, जो आपके पाठ के पीछे दिया हुआ है। इस पाठ में बस यही एक चीज़ आपकी रह गई थी, तो इसको हम लोग आज समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काव्य सौंदर्य। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। बच्चों, काव्य तो आप समझते होंगे, काव्य यानी कि कविता, ठीक है, यानी कि पद्य। जो पद्य भाव में दो चीज़ें होती हैं ना बच्चों, एक गद्य होता है, एक पद्य। जो कहानी होती है उसे गद्य कहते हैं, और जो कविता के रूप में लिखा जाता है उसे काव्य कहते हैं या पद्य कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। रस सिद्ध तुलसीदास जी की काव्य रचना में अलंकार अति स्वाभाविक एवं सुंदरतम रूप में दिखाई देते हैं। कवितावली से अवतरित इस काव्यांश में, देखो आपका, मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका काव्यांश दिया हुआ है श्री राम की बाल लीला, ये तुलसीदास जी की पुस्तक कवितावली से लिया गया है। तो कवितावली से अवतरित इस काव्यांश में अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का सौंदर्य इस प्रकार से दिखाई देता है। कैसे दिखता है, देखिए। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, दमके दतियाँ दुति दामिनी, द और द और द, देखिए द बार बार यहाँ पर वर्ण जो है वो आवृत्ति हो रही है, यानी कि वो रिपीट हो रहा है। दमके दतियाँ दुति दामिनी, तो जब हम पढ़ते हैं तो एक लय प्रकट हो जाती है, तो ये ज़्यादा सुंदर, सुनने में अच्छा सा लगता है। दमके दतियाँ दुति दामिनी। तो इस उदाहरण में द वर्ण की आवृत्ति से जो अद्भुत नाद, सौंदर्य एवं चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। वर्ण की जहाँ आवृत्ति होती है, रेपिटेशन होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, अब कविता में आए अनुप्रास अलंकार के दो अन्य उदाहरण लिखिए। तो एक तो यही हो गया दमके दतियाँ दुति दामनी जो, और दूसरा हो गया मातु सब्बै मन मोद भरे। यहाँ पर म की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अच्छा, दूसरा अलंकार जो यूज हुआ है इसमें वो देखते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, और उपमान, जिससे तुलना की जाए, को अभिन्न बताया जाए, यानी कि एकदम मिला हुआ, ऐसा लगे कि वो एकदम जुड़ा हुआ है, जैसे बिल्कुल उसी के समान है। तो इसे क्या कहते हैं कि उपमान को उपमेय पर पूर्णता आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभी देखिए, अभी एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे बरदंत की पंगति कुंद कली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है, दांतों की पंक्ति की तुलना की जानी हमें, कि दांतों की पंक्ति किसके समान है, यही तो कहना चाहते हैं ना। हम किस चीज़ की तुलना कर रहे हैं, श्री राम के दांतों की पंक्ति की। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे हम कहते हैं उपमेय। तो यहाँ पर क्या है, इस काव्यांश में दांतों की पंक्ति जो है उपमेय है। समझ गए बच्चों। अब दांतों की पंक्ति की तुलना किससे की जा रही है, तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, बरदंत की पंगति कुंद कली। कैसी है बरदंत की सुंदर दांतों की पंगति या पंक्ति, कैसी है, कुंद कली, कुंद की कली, मोंगरे की कली के समान प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो आप देखिए लाइन में जिस तरह से लिखा गया है, तो पूरी तरीके से ये नहीं कहा उन्होंने इसमें कि जो है उनके दांतों की
पंगति कुंदकली के समान दिख रही है, ऐसा इसमें स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। हालांकि निहित अर्थ यही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनके बरदंत की पंगति कुंदकली, उनके दांतों की जो सुंदर पंक्ति है वो कुंदकली ही है। ठीक है, इतना ज़्यादा उनमें समानता कर दी उन्होंने। इसी को कहते हैं कि उपमान को उपमेय पर पूर्णता आरोपित कर दिया जाए, उसको वही बता दिया जाए। उसको जैसे कि माँ अपने बच्चे को कहे कि मेरा चांद है तू, ठीक है, तो वो बच्चे को चांद जैसा है तू नहीं कह रही है, चांद है तू कह रही है ना। तो वहाँ पर उसको वही बता दिया जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से यहाँ पर उपमान को उपमेय पर पूर्णता आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर अत्यधिक समानता दिखाई जा रही है, अत्यधिक अभिन्नता के कारण। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम पठित काव्यांश में से रूपक अलंकार का एक अन्य उदाहरण देखते हैं। चलिए, ये देखिए, अरविंद सुआनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भंग पिए। ठीक है, अरविंद सुआनन रूप मरंदु, सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि उनका जो चेहरा अरविंद के समान, अरविंद है बिल्कुल, है ना, लोचन उनके जो है मरंदु के समान है। तो इस प्रकार से आरोपित कर दिया गया यहाँ पर। दूसरा उदाहरण देखिए, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यहाँ उन्होंने क्या कहा, मन मंदिर, यानी कि मन जो है वो मंदिर है। ठीक है, मन को पूरी तरह से मंदिर बता दिया है, आरोपित कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से उदाहरण हो गया। आगे देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पर देखिए अंतर समझिएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी आपको मैंने बताया था ना, उपमेय क्या होता है। ये देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो यहाँ उपमेय जिसकी तुलना की जानी है, उसमें उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। मतलब जिसकी हमें तुलना करनी है, हम ये संभावना बताते हैं कि उसके जैसा है। ठीक है, यहाँ पर उसे पूरी तरह से आरोपित नहीं किया जाता है। चांद को ही चेहरे को ही चांद नहीं बता दिया जाता है, बल्कि संभावना व्यक्त की जाती है कि शायद वो चेहरा चांद जैसा है। तो इस अलंकार के जो वाचक शब्द हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। देखिए, की वर्ड्स हैं, इनसे हम पहचान जाएंगे। अगर ये वर्ड आ रहे हैं बीच में तो समझ जाइए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु, मानो, जनु, ज्यों, जनहु, मनहु, जानो आदि। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब यहाँ देखिए, जो जनु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इस काव्यांश में कास के फूल उपमेय हैं। फूले कास, कास के फूल जो हैं वो फूल रहे हैं, मतलब फल फूल रहे हैं, उपमेय हैं। और वर्षा ऋतु का बुढ़ापा उपमान है। तो फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। मानो ऐसा लग रहा है, चारों तरफ जब कास के फूल खिल गए हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो कि वर्षा ऋतु का बुढ़ापा ही प्रकट हो गया है। जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, शरद ऋतु में कास के खिले हुए फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम अपने पठित काव्यांश से उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। दमके दतियाँ दुति दामिनी ज्यों। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यही उदाहरण हम लोगों ने अभी देखा था किसमें, अनुप्रास अलंकार में। क्योंकि यहाँ देखो वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, द द द द, दमके दतियाँ दुति दामिनी, और ज्यों भी लिखा है। तो ज्यों लिखने की वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। दतिया कैसे चमक रहे, यानी दांत कैसे चमक रहे हैं, जैसे मानो कि बिजली चमक रही हो, जो बिजली चमक रही हो। समझ गए बच्चों? चलिए अगला देखते हैं, तुक और लय। अब इसको क्या होता है देखिए, समझते हैं। काव्यांश को ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक पंक्ति की अंतिम मात्रा एक जैसी है। जैसे पहले काव्यांश में डरें, मरें, अरें, बिहरें। दूसरे वाक्यांश काव्यांश में खोलन की, अमोलन की, कपोलन की, बोलन की। प्रत्येक चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति को तुक मिलाना कहते हैं। इससे कविता में लय यानी गति बनी रहती है। इससे कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। बच्चों देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम इस तरह की कविता सुनते हैं जिसमें लय होती है पीछे,
और अंत का जो अंतिम जो मात्रा होती है वो एक जैसी होती है तो सुनने में बहुत सुंदर लगती है और इसे लयबद्ध कविता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। तीसरे और चौथे काव्यांश में तुक और लय मिलाने वाले अंतिम शब्दों को लिखिए, ये आपको करना है ना। इसमें हम लोगों ने देख लिया। देखिए तीसरा काव्यांश में क्या है, हिए, लिए, पिए, जिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस अंत वाला जो शब्द है वो लयबद्ध है, मिलता जुलता है, उसकी मात्रा समान है, उसको लिख के बता देना है। चौथा काव्यांश हरे, धरें, धरें में बच्चों की गलत लगी, ध में एक ही मात्रा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। धरें, करें, बिहरें, ठीक है, इस तरह से देखिए। अंत में रें, रें, रें सेम मात्रा है, इसमें ए की ऐसी मात्रा सेम है तीसरे काव्यांश में। तो इस तरह जब होता है तो इसे तुक मिलाना कहते हैं। इससे कविता में लय होती है, नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है और गति बनती है और सुनने में वो कविता बहुत ही मनोहारी और सुंदर लगती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये आज आपका काव्य सौंदर्य देख लिया। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी तो समझ में आए, है ना बच्चों। जब आप मुझे करते हैं इस तरह से कमेंट करके बताते हैं कि आपको समझ में आ रहा है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको किस तरह से समझाऊं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ये भी बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे नए चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर मैं लूँगी शायद आपका सर जगदीश चंद्र बोस का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा दिया है, पीछे की एक्सरसाइज अभी करानी है तो हम आगे कराएंगे। तो इसी तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब अच्छे अच्छे हिंदी में नंबर लाते रहिए और हिंदी हमारी मातृभाषा है उसको सम्मान देते रहिए। फिर मिलेंगे बच्चों। जय भारत, जय हिंद।